Hello, dear students. Let's see inertia. स्टडी करते हैं inertia. What is inertia? है तो बहुत सिंपल वर्ड inertia, बट हमको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है inertia को लेकर. बहुत केयरफुली आप वर्ड्स को सुनिएगा. बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये मोशन में है, ये इसका स्टेट है, ये मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकती जब तक आप इस ऑब्जेक्ट को अपोज ना करें. मतलब जब तक आप इस पर फोर्स ना लगाएं कि तुम रुक जाओ. ये मोशन में है, जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं लगाऊं, ब्रेक नहीं लगाऊं, तब तक ये रेस्ट में नहीं आ सकती. यानी इसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए. ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये मोशन में नहीं आ सकता जब तक आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं, धक्का नहीं लगाएं, पुश नहीं करें. ये अपने इसी स्टेट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा. यानी मीनिंग क्या निकला इससे कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह रहा है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रह रहा है, और उसी डायरेक्शन में मोशन में रहेगा. डायरेक्शन भी नहीं चेंज करेगा जब तक आप धक्का देकर उसकी डायरेक्शन को नहीं चेंज करोगे. जब तक आप हैंडल नहीं घुमाओगे, वो उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा. ये पाया जाता है इस चीज में. यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं दैट्स आर अनेबल, वो असमर्थ हैं टू चेंज देयर रिस्पेक्ट स्टेट्स. कोई भी ऑब्जेक्ट अनेबल है अपने स्टेट को देमसेल्व्स, अपने आप से चेंज कर पाने में. मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं रेस्ट में हूं, तो मैं खुद से अपने रेस्ट पोजीशन को मोशन में नहीं ले जा सकता. मैं मोशन में हूं तो मैं सेल्फ से अपने आप को नहीं रोक सकता. Objects are unable to change their state by themselves. This is called inertia. This tendency is called inertia. कि मैं अपने आप से अपने स्टेट को क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता. The inability, अयोग्यता to change their state of rest or motion by themselves is called inertia. The inability of an object, inability अयोग्यता एक ऑब्जेक्ट की to change their state of rest or motion by themselves, खुद से अपने स्टेट, चाहे रेस्ट के स्टेट चाहे मोशन के स्टेट को चेंज कर पाने की जो इनएबिलिटी है, असमर्थता है, इज कॉल्ड इनर्शिया. समझ गए इस चीज को. अब एक क्वेश्चन और भी है, सर अगर कोई चीज रेस्ट में है, हम उसको मोशन में लाना चाहते हैं, तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा. पहले क्यों फोर्स लगाना पड़ा? इसका मतलब ये हमारा क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तभी तो फोर्स लगाना पड़ा. अगर कोई चीज हमारी ओर आ रही है मोशन में, हम इनको स्टॉप करना चाहते हैं, फिर हमको फोर्स लगाना पड़ेगा. फोर्स लगाने का मतलब जबरदस्ती करनी पड़ी मुझे. क्यों? इसका मतलब ये रुकना नहीं चाह रहे थे, ये अपने रुकने को अपोज कर रहे हैं. आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टॉप, लेकिन हमें जबरदस्ती इनको रोकना पड़ा फोर्स लगा करके. इसका मतलब ये अपोज कर रहे हैं किस बात का? आई डू नॉट वांट टू कम इन रेस्ट, कि मैं रेस्ट में नहीं आना चाहता, यानी मैं मोशन में रहना चाहता हूं. यानी ये अपने आप को मोशन से रेस्ट में आने का अपोज कर रहे हैं, यानी अपने स्टेट में चेंज का अपोज कर रहे हैं. एवरी ऑब्जेक्ट हैव ए टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन देयर स्टेट. हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेंडेंसी है कि वो अपने स्टेट में चेंज को अपोज करती है. Every object have a tendency to oppose
in the change in their state of rest or of motion. This property is called inertia. हर ऑब्जेक्ट में एक टेंडेंसी है कि वो अपने स्टेट, चाहे मोशन के चाहे रेस्ट के, दोनों का अपोज करती है। वो चेंज नहीं चाहती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ना अपोज करती तो मुझे फोर्स क्यों लगाना पड़ता, सामने वाला मान जाता तो मैं आराम से, तो मुझे बल क्यों लगाना पड़ता। तुम नहीं मान रहे थे तभी तो पीट पाट के आपको सही करना पड़ा। ऑब्जेक्ट्स हैव आल्सो टेंडेंसी दिस इनर्शिया। जड़त्व does not want to change their state. समझ के फोर्स लगाना ही क्यों पड़ा, इनर्शिया के कारण फोर्स लगाना पड़ा हमको। अगर किसी ऑब्जेक्ट में बहुत इनर्शिया है, मतलब बहुत अपोज कर रही है, देन वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू चेंज इन दियर स्टेट। ज्यादा जिद्दी है वो ऑब्जेक्ट तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक साइकिल खड़ी हो, एक कार खड़ी हो, आप दोनों स्टॉप है, आप दोनों को मूव कराना चाहते हैं। यू हैव टू टेक मोर फोर्स ऑन द कार, यू हैव टू अटेंड अप्लाई मोर फोर्स ऑन द कार। कार पर आपको अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब वो ज्यादा अपोज कर रही है। ज्यादा इनर्शिया इसका मतलब कार में है। एक्चुअली कार का मास ज्यादा है, 100 and 200 kg, साइकिल का मास कम है। तो कहीं ना कहीं इनर्शिया भी क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी है इनर्शिया में। किसी पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, किसी पर कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। सो दिस इज क्वांटिटिवली क्वांटिटी। ये एक मात्रात्मक राशि है जिसमें एक क्वांटिटी है। मैं देख पा रहा हूं हाथी को धक्का देने में मोर एंड मोर फोर्स नीड, एक बकरी को धक्का देने में उतना फोर्स नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? एक्चुअली बोथ हैव डिफरेंस मास। एलिफेंट हैव मोर मास एंड गोट हैव लेसर मास। सो वी हैव टू टेक मोर फोर्स अप्लाई ऑन द एलिफेंट। हाथी पर आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। दैट मीन टू से वो ज्यादा अपोज कर रहा है, इसका मतलब उसमें इनर्शिया ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मास इनर्शिया से रिलेट कर रहा है। मोर मास, ज्यादा मास जिसमें है, अधिक फोर्स लगाना पड़ रहा है। दैट मीन टू से उस पर अधिक फोर्स लगाने का मतलब उसमें ज्यादा इनर्शिया है। तो कहीं ना कहीं इनर्शिया इज रिलेट टू द मास। इनर्शिया मास से रिलेट करती है। ज्यादा मास पर अधिक फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब अधिक इनर्शिया उसमें, अधिक अपोज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनर्शिया कैन बी मेजर बाय मेजरिंग द मास। मास को मेजर करके हम इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या चीज कहते हैं? मोर मास हैव मोर इनर्शिया, लेस मास हैव लेस इनर्शिया। सो मास विल बी, कुड बी, वुड बी ए क्राइटेरिया ऑफ इनर्शिया। कहीं ना कहीं मास से हम इनर्शिया के बारे में एक आंकड़ा लगा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। There is 3 types of inertia have to us. हम लोग के पास 3 तरीके की इनर्शिया है। There is 3 types of inertias. What is? I will tell you. Students, let's see types of inertia. Types of inertia. There is 3 types of inertia. Inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Now, first we study inertia of rest. What is inertia of rest? Simple है। टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, 1 आवर्स बाद चेक कर लीजिए, 1 डे बाद या 1 ईयर। इफ यू विल नॉट डिस्टर्ब दिस, इट इज रिमेन्स एट इट्स प्लेस।
एंड एट इट्स पोजीशन। अगर आप नहीं डिस्टर्ब करेंगे तो ये अपने प्लेस एंड पोजीशन पर ही रहेगा, ये रेस्ट में ही रहेगा, ये मोशन में भी नहीं आएगा अगर आप नहीं डिस्टर्ब करेंगे, आप फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। यानी क्या कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट के स्टेट में बना रहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। इट विल रिमेन्स इन इट्स स्टेट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस, यही प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट का, बाय वर्च्यू विच इट अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ये प्रॉपर्टी इसकी कि ये अपोज करेगा अपने रेस्ट के किसी भी चेंज में। इसका स्टेट किसका है, रेस्ट का। इसकी यही प्रॉपर्टी कि ये अपने रेस्ट स्टेट में किसी भी चेंज का क्या करे, अपोज करे। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपकी जनरल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपने कभी देखा इस चीज को, जब हम लोग घर में कपड़े वॉश करते हैं, उसको पहले अच्छे से क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, अच्छे से धुल लेते हैं गंदे पानी से, साफ पानी से। जब हम लोग उसको फाइनली जब फ्रेश वाटर से धुल लेते हैं, देन हम उसको निचोड़ लेते हैं। देन इट विल सीन वी आर शेक द क्लॉथ वेरी स्ट्रांगली, हम कपड़े को बहुत तेज से झटक देते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन दैट झटकिंग, उस झटकने की पोजीशन का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली व्हेन यू शेक द क्लॉथ्स, द वाटर ड्रॉप्स दैट स्टक इन द क्लॉथ इज रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। वो जो वाटर ड्रॉप्स हैं जो कपड़े में फंसे हैं वो अब भी रेस्ट में हैं। बट व्हेन यू शेक द क्लॉथ, जब आप कपड़े को शेक करते हो, देन क्लॉथ विल कम इन मोशन, कपड़ा मोशन में आ जाता है। झटका आपने, कपड़ा मोशन में आ गया। वाटर ड्रॉप्स अब भी किस में है, रेस्ट में ही है। अब हुआ क्या, हम जहां के तहां बैठे हैं और कपड़ा मोशन में आकर कहां चला गया, नीचे चला गया। ये हाथ है, ये कपड़े हैं, बीच में पानी फंसा है, आपने झटक दिया तो कपड़ा नीचे चला गया और पानी अब भी यहीं बने हुए हैं। वाटर ड्रॉप्स अब भी अपनी पोजीशन पे हैं, क्योंकि उस पर तो एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, फोर्स तो कपड़े पर लगा। वो अब भी रेस्ट में ही बने हुए हैं, बस बोथ आर सेपरेट, क्लॉथ्स एंड वाटर ड्रॉप्स, बस दोनों अलग अलग हो गए। हम लोग इसमें इंक फिल करते हैं, इंक फिल करते हैं, हम इसको झटक देते हैं, बस इंक बाहर आ जाती है। वाई? एक्चुअली इनको किस में ले आते हैं, मोशन में। और वाटर ड्रॉप जो अंदर इंक है वो अब भी रेस्ट में है, ये नीचे चले गए और इंक अब भी कहाँ ही रह गया, ऊपर ही रह गया। ऐसे अगर हम इसको, आपने कभी देखा, अगर ऐसे कर दें, ऐसे कर दें तो ये तो यहां से यहां आ जाते हैं और इंक यहीं से, जैसे क्या हुआ, जब हम इसको ऐसे नीचे लेकर आएंगे तो इंक यहीं से गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंक अपनी जगह पर है और ये नीचे आने लगी। तो when we shake the cloths, the water drops are make in rest, ये अब भी रेस्ट में है, बट क्लॉथ्स विल कम इन मोशन, कपड़े मोशन में आ गए। तो जो रेस्ट में है, जैसे ये हाथ है, ये कपड़ा है, इसमें पानी भरा हुआ है, वेट है ये, इसमें वाटर ड्रॉप्स हैं, हमने झटका तो कपड़ा नीचे आ गया, वाटर ड्रॉप अब भी ऊपर है, बस बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर। और भी एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। सर व्हाट इज अदर एग्जाम्पल? एक्चुअली आप कभी ट्रेन में या फिर बस में अगर आपने कभी ट्रैवल किया है, मैं बैठा हूं, सडनली जब ट्रेन या बस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ता है, वी गॉट अ जर्क, एक झटका हमको लगता है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कभी फील किया है? महसूस करिए चीजों को। साइंस इज ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट। साइंस कहती है ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा भारत इसीलिए पीछे है,
न्यूटन बैठे थे जर्मनी में, उन्होंने सेब गिरते देखा तो सोचने लगे सेब क्यों गिरा, फिर प्रिंसिपल निकाल लिए उस पर, दुनिया उसी प्रिंसिपल पर आगे बढ़ गया। हमारे यहां अगर सेब गिर गया होता तो क्या होता, पहले तो उठा के खा लेते, और कहीं दो लोग होते तो पटक के मार दिए होते, एक दूसरे को झगड़ा कर लेते कि खाएगा कौन। और अगर कहीं 2-3 लोग होते तो फिर जान लो महाभारत हो जाती। और अगर कहीं 2 लोगों की जमीनों के बीच में गिर गया होता तब तो विवाद हो जाता कि मेरी जमीन पर गिरा कि तुम्हारी जमीन पर गिरा, खून खराबे हो जाते। और अगर कहीं पेड़ आधे आधे में होता तो पेड़ ही काट दिया जाता। और अगर दोनों का ना होता वो जमीन और दोनों के पेड़ न होते तो जिसकी जमीन होती उसके घर तक खबर चली जाती, पंचायत लग जाती। लेकिन सेब नीचे क्यों गिरा इस पर सर्च ना होता, न खाए न बहाए और न कॉन्सेप्ट निकलता। लेकिन वो तो कहिए वहां गिरा था सेब, शुक्र है ऊपर। खैर, ऑब्जर्व करें, हमारे यहां ऑब्जर्वेशन ये है, सेब गिरा, सड़ा तो नहीं है, खा सकता हूं। किसकी जमीन पे गिरा, किसके पेड़ में था, कौन खाएगा, जीता कौन लड़ाई में, जो जीतेगा वो खाएगा। और उन्होंने ऑब्जर्व किया क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। ऑब्जर्व करिए, हमारे चारों तरफ साइंस ही साइंस है, फिजिक्स से फिजिक्स है, फैक्ट ही फैक्ट है, रूल्स ही रूल्स, प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट बहुत सारे। लेकिन हमको ऑब्जर्व करना है, उसमें साइंस ढूंढना है, उसमें फैक्ट ढूंढना है। खैर, कभी आप ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, अगर सडनली अगर ट्रेन या बस वो फॉरवर्ड मूव करता है तो हमको एक जो है अचानक से एक झटका लगता है, एक जर्किंग, वी फेज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक्चुअली व्हाई, एक्चुअली जब ट्रेन या बस रुकी हुई थी, व्हेन ट्रेन एंड बस आर बोथ स्टॉप्स, दोनों जब स्टॉप्स में, दोनों में किसी में बैठे हैं हम, आप उसमें बैठे हैं सीट पर अपने, यू आर सीटेड एट योर सीट, ऑन योर सीट, योर पैर, आपकी जो फीट्स हैं दैट आर इन द टच ऑफ द सरफेस ऑफ द बस और ट्रेन, आपका जो पैर है वो बस या ट्रेन के सरफेस के टच में है। बस स्टॉप है तो आपका पैर भी स्टॉप है, आपकी बॉडी भी क्या है, स्टॉप, सब स्टॉप, मैं स्टॉप, मेरी प्रतिष्ठा मतलब जिससे बैठा जाता है वो भी स्टॉप, पैर भी स्टॉप और बस की जमीन भी स्टॉप। एंड सडनली वन बस मूव फॉरवर्ड, लेकिन अचानक जब बस आगे मूव कर जाती है तो हमारा पैर बस के टच में है जमीन के, तो पैर भी आगे मूव कर जाता है। लेकिन हमारा जो ये शरीर का जो अपर पार्ट है ये बस के टच में नहीं है, तो पैर आगे निकल गया, कमर आगे निकल गई जिससे आप बैठे हैं, लेकिन बॉडी अब भी रेस्ट की किस में बनी है, रेस्ट में बनी है। ठीक है ना। तो जब पैर का निचला हिस्सा आगे जाएगा मोशन के साथ और बॉडी नहीं आगे जाएगी, अब भी रेस्ट में रहेगी, तो पीछे की ओर भग से गिरी जाएगी। हम बैठे हैं, कोई हमारा पैर आगे खींच ले, चाहे बस की जमीन ने ही, बस पर मैं बैठा हूं, बस आगे बढ़ा तो मेरे पैर को भी आगे बढ़ा लिया, लेकिन ऊपर बॉडी तो बस के टच में नहीं है, ये अब भी रेस्ट में है। तो जब पैर आगे जाएगा तो हम तो पीछे जाएंगे ही, बिकॉज अब भी ये रेस्ट में है, जबकि पैर किस में आ गया, मोशन में आ गया। सो बॉडी जर्क बैकवर्ड बिकॉज इट इज नाउ इन द रेस्ट ड्यू टू इनर्सिया ऑफ रेस्ट। ये अब भी इनर्सिया ऑफ रेस्ट के कारण से रेस्ट में ही था, सो बैकवर्ड फॉल, तो पीछे गिर जाता है। अदर एग्जाम्पल्स आल्सो, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कारपेट्स हैं या तो कंबल होते हैं, मैं कंबल को इंग्लिश मुझे नहीं याद है, आपके घर में जो कारपेट्स हैं बेटा, आपने देखा होगा जब बहुत गंदा हो जाता है तो उसको धुलते हैं, धुलने के बाद सुखाते हैं, और सुखाने के बाद फिर उसको भी हम लोग एक बार क्या करते हैं, डंडे से, स्टिक से पीटते हैं। वाई, ताकि उसके डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाए। एक्चुअली इसमें भी इनर्सिया ऑफ रेस्ट का ही कमाल है। हाउ, एक्चुअल में क्या है कि जो आपकी कारपेट है बेटा, जब उसको पीटते हैं, व्हेन कारपेट इज बीटन बाय द स्टिक, एक्चुअली द कारपेट इज कम्स इन मोशन। कारपेट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल अब भी रेस्ट में है। तो कारपेट जब मोशन में आ गए तो कारपेट नीचे गया और डस्ट अब भी जहां का तहां ऊपर ही बना हुआ है, बस दोनों सेपरेट टू ईच अदर, यानी जो डस्ट पार्टिकल हैं वो कारपेट से सेपरेट हो जाते हैं। और यही हम चाहते हैं, द कारपेट गेट्स क्लीन, और कारपेट हमारा क्लीन हो जाता है।
ठीक है ना। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल, आपने कभी अगर कैरम खेला होगा तो कैरम में टू मेनी कॉइन्स आर अवेलेबल, सो व्हाट विल यू डू, यू विल फ्रेम, आप कैरम की उन गिट्टी को जिसको आप कॉइन्स बोलते हो उनको आप उस कैरम बोर्ड के मिडिल में एकदम बढ़िया से क्या कर लेते हो, सेट कर लेते हो 1 by 1 ऐसे अप डाउन ऐसे ऊपर नीचे करके। ओके एंड एक स्ट्राइकर होती है, उसमें स्ट्राइकर से जब आप स्ट्राइक करते हो तो यू विल सी दैट कि जो हमारा स्ट्राइकर होता है जिससे हम स्टिक करते हैं वो जाता है उस पूरी क्वाइन के सेट में, नीचे वाले क्वाइन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, बाकी सारे क्वाइंस गेट्स फॉल डाउन, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना, अपने वेट के कारण, लेकिन गिरते नहीं है। वाई, एक्चुअल में जिस पर आपने स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया वो मोशन में आ गया, सो दैट्स वो बाहर निकल गया, बाकी सब तब भी रेस्ट में थे पहले भी, और उन पर तो आप सब पर तो आपने एक साथ स्ट्राइकर मारी नहीं, तो सब पहले भी रेस्ट में थे, अब भी रेस्ट में थे, तो सब अब भी अपने पोजीशन पर हैं, केवल वही वाला निकला, सब का सब पूरा खिसका नहीं, टोटल क्वाइंस डिस्प्लेस नहीं हुई, क्यों, चूंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो पहले भी रेस्ट थे और अब भी रेस्ट में है, चूंकि उन पर तो कोई फोर्स लगा नहीं, जिस पर फोर्स लगा वो बाहर निकल गया, इट इज आल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। यू कैन डू आल्सो वन थिंग, व्हाट इज दैट, टेक अ ग्लास टम्बलर, आप एक ग्लास ले लें, एक ग्लास ले लें, कांच की ग्लास ले लें दैट इज ट्रांसपेरेंट, और ग्लास के ऊपर आप एक क्या रख दें, पेपर कार्डबोर्ड रख दें, थोड़ा कड़ा हो, स्टिफी हो, ठीक है ना, ग्लास के ऊपर, ठीक है, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के ऊपर आप एक क्या रख दें बेटा, ये ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड के ऊपर एक क्वाइन रखते हैं, ठीक है ना, सब बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब एक ये भी रेस्ट में है, कार्डबोर्ड भी रेस्ट में है, ग्लास भी, अगर मैं इस कार्डबोर्ड पर जोर से स्ट्राइक कर दूं, एक्चुअली मैंने इन पर फोर्स लगाया, कार्डबोर्ड तो बाहर निकल जाएगा, बट क्वाइंस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, ये पहले भी रेस्ट था, और ये जानते हैं ग्लास में फट से चली जाएगी। वाई, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं आगे चला गया, कैसे ये इसमें गिर गई, एक्चुअली इन पर फोर्स नहीं लगा, ये रेस्ट में थे तो अब भी रेस्ट में हैं, ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं होने दिए, और ये बाहर निकल गया, और ये जब भी रेस्ट मतलब इस पर फोर्स लगाए ये तो बाहर निकल गया, ये बाहर चला गया, आगे बढ़ गया, ये रेस्ट में थे और अब भी रेस्ट में हैं, सो कहाँ गिर गए, ग्लास में गिर गए, ठीक है ना। चाहते तो ये भी चले जाते, लेकिन कैसे चले जाएं, इन पर तो फोर्स लगा नहीं, और जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक अपने स्टेट को चेंज नहीं करेंगे जहाँ के तहाँ बने हैं, सो दैट्स फॉल डाउन इन द ग्लास वाटर, ठीक है ना, वो ग्लास में पानी भी रखोगे उसी में गिर जाएगा, ठीक है। दीज आर ऑल फैक्ट्स ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये सारी चीजें इनर्शिया ऑफ रेस्ट के रीजन से हैं, दैट इज टोटल एग्जांपल। देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, ऐसा तो है नहीं कि आप जानते नहीं हैं, ये एक सरफेस है, सरफेस अगर ये बिल्कुल स्मूथ है, नो रफ, नो फ्रिक्शन, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, एकदम मलाईदार, और यहां पर आप कोई मार्बल की बॉल ले लें और उसको रोटेट करा दें, रोल करा दें, तो चलता रहेगा, नेवर स्टॉप्स, कभी नहीं रुकेगा। यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू स्टॉप दैट, आपको प्रयास करना पड़ेगा उसको स्टॉप कराने के लिए, उसको रेस्ट में लाने के लिए। वो जिस स्पीड से चलेगा उसकी स्पीड भी वही रहेगी, उसकी स्पीड भी नहीं चेंज हो। अगर साइकिल चलाते हुए मैं पैडलिंग करना ऑफ कर दूं, वी क्लोज टू पैडल एंड रोड विल बी टोटल स्मूथ, जीरो फ्रिक्शन, देन आफ्टर द स्टॉप पैडलिंग, तो पैडलिंग को स्टॉप करने के बाद भी साइकिल नेवर स्टॉप्स, कभी नहीं रुकेगी, विल मूव कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस मूव करेगी। अगर आपको रोकना है, यू हैव टू मेक एन एफर्ट, आपको प्रयास करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स टू स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट और टू चेंज दैट स्पीड, उसकी स्पीड को डाउन करने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, या इंक्रीज करने के लिए भी आपको एक्सेलेरेटर बढ़ाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई चीज मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन, एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन की ही स्टेट में रहेगा, एटलीस्ट स्पीड तक नहीं चेंज होगा जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स in its state of uniform motion,
अपने यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में रहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू विच इट्स अपोजेस टू चेंज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण से वो ऑब्जेक्ट अपने मोशन में किसी भी टाइप के चेंज को अपोज करती है, मतलब अपने मोशन के स्टेट में चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं करती, वो अपोज करती है। दैट्स नॉट वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अगर मैं ही चल रहा हूं एंड आई एम अपोज, मैं अपोज कर रहा हूं, आप मुझे मत रोकें। दिस प्रॉपर्टी टू अपोज इन द चेंज ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं ही ऑब्जेक्ट हूं एंड मैं अपोज करूं कि आप मेरे मोशन को स्टॉप ना करें, मुझे मूव रहने दें, मेरे मोशन को कंटिन्यू रहने दें, स्पीड में चेंज ना करें, और आपको एफर्ट करना पड़े मेरे मोशन को चेंज करने के लिए, इसका मतलब मैं अपोज कर रहा हूं, मैं अपने मोशन में कोई चेंज नहीं चाहता। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। There is many example in our general life of inertia of motion. Too many examples. What? First example. When a running bus stopped, कभी कभी देखते हैं बस मूव करती रहती, जब स्टॉप हो जाती है एकाएक, पैसेंजर आर जर्क्ड फॉरवर्ड। जो पैसेंजर्स होते हैं वो आगे की ओर ऐसे झटका लग जाता है। जैसे एक बार की बात है, मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, बस में चढ़ा, मैं बस की ड्राइवर के पीछे जो फर्स्ट सीट होती है उस पर एक लेडी बैठी थी। मैं सोचा कि मैं उस पर बैठ जाऊं। मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ थोड़ा सा हमको भी स्पेस दे दें, या फिर आप पीछे सीट खाली उस पर चली जाए, मैं उस पर बैठ जाऊं। उन्होंने कहा हैं, मैं उस पर चली जाऊं? हम नहीं जाएंगे आगे छोड़ करके। अब उतने लोगों के सामने उन्होंने मुझे कह दिया। मेरी गलती थी, मुझे नहीं कहना चाहिए था उनसे कि आप हट जाएं, लेकिन मैंने कह दिया कुछ सोच करके। उन्होंने गुस्सा हो गया मुझ पर, हैं हम हट जाएं, ये बैठेंगे? हम कहा कोई बात नहीं। हमने अपने आप को सेकंड सीट पे स्टेबल कर लिया। बस चल रही है। टू मेनी टाइम्स बस स्टॉप सडनली, कई बार बस स्टॉप हो जा रहा था धीरे धीरे, तो हल्का हल्का हम लोग आगे जर्क हो रहे थे। सडनली देयर इज ए ग्रेट स्टॉपेज, एक बहुत बड़ा स्टॉपेज हुआ। यकायक बस को ब्रेक मारनी पड़ी एंड सारे लोग बस में आगे की ओर झटका खा गए। यकायक बस चल रही थी, यकायक स्टॉप हो गई सडनली, और सारे लोग आगे झटका खा गए। बट जो वो लेडी थी, इतना तेज झटका लगा कि वो जो लेडी बैठी थी वो इतना तेज आगे जर्क हुई कि सीधे चरणों में आ गई ड्राइवर के, तड़ाक से। मैं हल्का सा हंसा, यद्यपि हंसना नहीं चाहिए था, माफी चाहता हूं, लेकिन हंसा। मैंने असल में उनसे इसीलिए कहा था कि आप वहां से हट जाएं, हम बैठ जाएं, बट वो मानी नहीं, ड्राइवर के चरणों में आ गई तुरंत। उन्हें चोटें भी आई। मैंने सोचा कि एक नज़र उनको देख लूं, बट हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो सोचते कि इस बंदे ने मुझसे कहा था। फिर भी मैंने माना नहीं, लेकिन मुझे तकलीफ भी थी, लेकिन ऊपर से हंसी आ रही थी। क्यों? हो सकता है ये थोड़ा अनसिविलाइज्ड वे, मैं उसकी मदद भी किया, ऐसा नहीं उठा सकता हूँ, बहुत लोग रहते हैं उठाते ही हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं आपसे इसीलिए कह रहा था। अब क्या किया जाए, खैर आइए अपने टॉपिक पर। तो अगर बस या ट्रेन, मैं आज भी सोचता हूँ उस हैपनिंग को, तो मुझे बहुत हंसी आती है सोच करके कि तुरंत चरणों में आ जाना ड्राइवर के। खैर, अगर कभी भी आप बस में या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं कभी भी, एंड बस स्टॉप सडनली, ऑल द पैसेंजर जर्क्स फॉरवर्ड, आगे की ओर झटका लग जाता है उनको। व्हाई? एक्चुअली व्हेन बस मूव्स रनिंग,
यू आर सीटेड इन द ट्रेन, आप ट्रेन या बस में बैठे हैं। यू आर ऑल्सो रनिंग विद द ट्रेन और बस, आप बस या ट्रेन के साथ आप भी रन कर रहे हैं। बस मूव कर रही है, बस का सरफेस मूव कर रहा है, आप बैठे हैं बस में, आप भी मूव कर रहे हैं। आपका पैर बस की सरफेस पर है तो आपका पैर भी आगे मूव कर रहा है, आपकी बॉडी भी आगे क्या कर रही है, मूव कर रही है। यानी एवरीथिंग इज मूविंग फॉरवर्डेड, सब आगे मूव कर रहा है। सडनली बस स्टॉप्स, जब बस स्टॉप हुआ तो आपका पैर चूंकि बस के कांटेक्ट में है, देन योर फीट्स आल्सो स्टॉप। आपकी कमर जिसके सहारे बैठे उसको प्रतिष्ठा कहता हूं मैं, ठीक है ना। तो जब आपका बस स्टॉप हुआ तो आपका पैर चूंकि बस के टच में है तो वो भी स्टॉप, आपकी प्रतिष्ठा सीट के टच में है तो आपकी प्रतिष्ठा भी स्टॉप। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा किसी चीज के टच में नहीं है, ये अब भी मोशन में ही बना हुआ है आगे की ही ओर, जिधर बस पहले मूव कर रही थी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी सब रुक गए और ये ऊपर का हिस्सा कर रहा है मैं तो जाऊंगा, तो बस जाता है और चरणों में पहुंच जाता है तुरंत आगे की ओर, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, सब रुक गया, हम अब भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊपर के हिस्से ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन में सब रुक गए क्योंकि डायरेक्ट टच में थे बस के, सबको बस ने रोक लिया, लेकिन हम तो अब भी इनर्शिया ऑफ मोशन में आगे ही जाएंगे। तो जाओ चरणों में, ये बात है। यू हैव एवर सीन समटाइम्स, कभी कभी आपने देखा होगा, व्हेन पैसेंजर्स गेटिंग आउट फ्रॉम द ट्रेन आर बस इन मूविंग स्टेट। कभी कभी आप देखते हैं बस एंड ट्रेन बोथ आर मूविंग, दोनों चल ही रहे होते हैं, एंड पैसेंजर गेटिंग डाउन, जो पैसेंजर होते हैं ट्राई टू कम्स डाउन, वो चाहते हैं कि मैं पहले ही उतर जाऊं, ठीक है ना, वैसा चाहते हैं, एंड फेल डाउन, और जैसे उतरते हैं तैसे गिर जाते हैं। सर व्हाट इज द साइंटिफिक फैक्ट, इसके पीछे फिजिक्स क्या है? When a passengers that are in the bus or train wants to getting down in moving state of the bus or train, बस और ट्रेन अब भी मूविंग में है, पैसेंजर चाहते हैं मैं उतर जाऊं, एंड जैसे ही उनका पैर टच होता है अर्थ सरफेस से, दैट्स फेल डाउन फॉरवर्डेड, वो आगे की ही ओर गिर जाते हैं, मुंह केवल थुथुन फूट जाता है। व्हाट इज द रीजन? एक्चुअली व्हेन बस रनिंग मूविंग, you are in the bus, then your feet, your upper body parts both are moving in the direction of the bus। जिधर बस मूव करती है आपके पैर, आपकी बॉडी का ऊपरी हिस्सा वो भी उधर ही मूव करता है। एंड व्हेन बस इज नाउ इन मूविंग स्टेट, बस भी अब भी मूविंग स्टेट में है बस, एंड यू कम्स आउट, आप बाहर आ गए, योर फीट्स एज वेल एज टच द अर्थ सरफेस, जैसे आपका पैर बाहर जमीन को टच करता है, बस चल रही है, आपकी बॉडी भी चल रही है, लेकिन आपके फीट्स जैसे ही बॉडी जमीन को टच करते हैं तो जो जमीन है बाहर की, जो अर्थ है बाहर का, बस के बाहर का, दैट इज इन द रेस्ट, वो जमीन रेस्ट में है, जमीन तो नहीं चल रही है ना। और व्हेन योर फीट्स टच द जमीन, जैसे आपके फीट जमीन को टच करते हैं, योर फीट्स कम्स डाउन इन रेस्ट, आपका पैर तुरंत रेस्ट में आ जाता है। बट अपर बॉडी पार्ट, लेकिन जो बॉडी का ऊपरी हिस्सा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, उसको तो किसी ने नहीं छुआ, वो तो जमीन को छुआ नहीं, आपका पेट तो जाकर जमीन को टच नहीं किया, देन दैट्स अपर बॉडी पार्ट इज नाउ इन दिस स्टेट आल्सो इन मोशन, वो अब भी मोशन में है, तो पैर रुक गए और ऊपर के हिस्से अब भी आगे जा रहे हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, तो आप फाट पड़ते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप बाहर की ओर ही, आगे की ओर ही, जिधर बस मूव कर रही है। ऐसे समझे, बस चल रही है, बस में आप खड़े थे, आपका पैर चल रहा था, आपका पेट चल रहा था, आपके अपर बॉडी पार्ट्स भी मूव कर रहे थे, सब इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जिधर बस आगे की ओर बढ़ रही थी। व्हेन यू कम्स डाउन, जैसे आप बाहर निकलते हैं, बस अब भी चल रही है, आपका बॉडी और पैर सब अब भी मोशन में है, बट योर फीट्स आर इन द टच, लेकिन आपके उतरते ही आपके जो पैर है वो अर्थ के टच में आ गए, अर्थ इज इन रेस्ट, अर्थ रेस्ट में है तो पैर भी रेस्ट में आ गए, बट बॉडी जो है वो किसी के टच में नहीं आई, दैट इज आल्सो, वो अब भी मूविंग फॉरवर्ड, आगे ही मूव कर रही है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, सो फेल डाउन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, पैर रुक गया, पेट आगे जा रहा है, मुंह आगे जा रहा है, सर आगे जा रहा है, तो धड़ाक से गिरोगे ही आगे की ओर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। And there is another one example, inertia of motion का. What is that? Actually, you have seen that sometimes आपने कभी अगर घर में मजदूरों को काम करते हुए देखा है या खुद भी देखा है, जो हैमर होता है, हथौड़ा जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली हैमर का जो हैमर होता है उसमें एक पार्ट हत्था होता है, जिसको आप हैंडल कहते हो, जिसमें हैमर फिक्स होता है। ये आप हैमर मान लें, ये हत्था मान लें, इसमें हैमर फिक्स है,
ये, ठीक है ना। यू विल सी दैट, आप समटाइम्स इस चीज को देखोगे कि हम लोग हैमर को ग्राउंड पर ऐसे ऐसे हिट करते हैं। क्यों? टू टाइटन द हैमर इन द हैंडल। जो ऊपर का लोहा होता है उसको टाइट करने के लिए उस हैंडल में, लकड़ी में, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, जब हम ऐसे हैमर को ऊपर उठाते हैं, एक्चुअली जब हम नीचे लाना शुरू करते हैं तो वो जो हैंडल है वो भी नीचे आ रहा है, मोशन में है। जो हैमर है लोहे का वो भी नीचे आ रहा है, मोशन में। तो हैमर भी मोशन में, लकड़ी भी मोशन में, सब मोशन में है। लेकिन एज वेल एज हैमर, जो हैमर का हैंडल है जैसे जमीन को टच करता है, तो हैमर तो तुरंत, जो हैंडल है वो तो रेस्ट में आ जाता है जमीन के टच में आते ही। लेकिन हैमर तो अब भी ऊपर से नीचे आ रहा है। हैमर ने तो जमीन को टच नहीं किया, वो अब भी इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण अब भी मोशन में बना हुआ है। तो हुआ क्या कि ये ऐसे रुक गए, ये ऐसे रुक गए, हैंडल रुक गया जमीन के टच में आते ही, स्टॉप्स हो गया। लेकिन हैमर अब भी आ रहा है, अब भी आ रहा है, वो जमीन के टच में नहीं रहे, बस अड़स जाते हैं तुरंत, टाइटन टू द हैंडल। अंडरस्टूड? दैट मीन टू से होता क्या है, when we bring the hammer downward, जब हम हैमर को डाउनवर्ड लाते हैं, then two things in motion, hammer is in motion and handle are in also motion, both are in motion, both are comes down as well as handle touch the जमीन। जैसे हैंडल जमीन को टच करता है, comes in the rest, तैसे ही हैंडल रेस्ट में आ जाता है। but the hammer part, the लोहा part is not कम इन रेस्ट, वो अब भी रेस्ट में नहीं आया। आर कंटिन्यू इन मोशन, वो अब भी मोशन में बना हुआ है। तो वो क्या होता है, हैंडल रुक गई, हैमर अब भी मोशन में है, बस अब भी नीचे जाना चाहता है, वो भक्क से उसमें क्या हो जाता है, कस जाता है, टाइटन हो जाता है। दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। डायरेक्शन, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। एक्चुअली अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डेफिनेटली कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, क्योंकि मोशन तो किसी डायरेक्शन में होगा, एंड वो ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपोज करता है कि इसके मोशन के इनिशियली डायरेक्शन में कोई चेंज हो। आपको फोर्स लगाना पड़ेगा डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। एक बॉल अगर आपके पास आती है, आप क्रिकेटर हैं, तो क्या बॉल का डायरेक्शन सेल्फ से चेंज हो सकता है? नहीं। यू हैव टू अप्लाई फोर्स बाय बैट ऑन द बॉल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। आपको बॉल के मोशन के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो ऑब्जेक्ट्स हैव टेंडेंसी to make an oppose in the change of the direction of its motion. The property of an object by virtue of which it oppose the change in the direction of motion of it is called inertia of direction. कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने डायरेक्शन में चेंज का अपोज करे, मतलब मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं मोशन में हूं, मैं एक कार चला रहा हूं, मैं कार में बैठा हूं, मैं मोशन में हूं, एंड कार का डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो इनिशियली कार जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी। वो अपोज करती है अगर आप कार के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, या फिर आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ा, व्हाई, सेल्फ से क्यों नहीं चेंज हो गया, इसका मतलब डज नॉट वांट टू चेंज इट्स डायरेक्शन, आपको करना पड़ा चेंज फोर्स लगा करके। यानी ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन में चेंज नहीं चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कुछ एग्जांपल्स जनरल लाइफ में हम लोग देखते हैं। एक्चुअली कभी कभी आपने देखा होगा जब आप ट्रैवल करें या फिर जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उन्हें एक्सपीरियंस होता है, एक जर्किंग, एक हल्का सा झटका महसूस होता है जब गाड़ी यकायक टर्न होती है। एक्चुअली यू नो दिस इज माई व्हीकल, दिस इज अ बस दैट्स मूव इन दिस डायरेक्शन, सो पैसेंजर दैट सिट इन दिस बस आल्सो मूव इन दिस डायरेक्शन, सो द बॉडी ऑफ द पैसेंजर मूव इन दिस डायरेक्शन। जो पैसेंजर की बॉडी है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंड सडनली बस चेंज इट्स डायरेक्शन, बस टर्न, अचानक बस टर्न हो गई,
एंड बॉडी हैव इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, और बॉडी के अंदर इनर्सिया है डायरेक्शन का, वो अब भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है, बट बस टर्न हो गई तो फिर आदमी को एक हल्का सा झटका लगता है इधर से इधर होने में, छोटा सा एक झटका लगता है, ए स्लाइट जर्क इन साइड वे, क्योंकि बॉडी फाड़ कर तो बस को बाहर चली नहीं जाएगी, बॉडी को टर्न तो होना ही है, बॉडी हैव टू टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, न्यू मोशन, नया मोशन का जो डायरेक्शन है, बस न्यूली जिधर टर्न हुई है उधर बॉडी को मूव करना पड़े, बट इट फील्स एक्सपीरियंस अ स्लाइट जर्क इन द साइडवेज, मैं जा रहा हूं यकायक इधर मुड़ना पड़ा, हल्का सा, बिकॉज बॉडी आगे ही जाती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बट हैव टू स्लाइट जर्क एक्सपीरियंस. Another example, you know, in our motorcycle vehicles and too many other vehicles use mud guard to protect us by the mud. Sir, what do you mean? I mean, this is a wheel, motorcycle wheel, cycle wheel, car wheels, and when it rotates and touch the muds, कीचड़ को जब ये टच करते हैं, एंड दिस रोटेशन, इस टच के बाद फिर जब व्हील, भाई टच के बाद व्हील ऊपर उठता है, तो जब ऐसे उठेगा तो अपने साथ मड को भी ऐसे ही मूव करा देता है इसी डायरेक्शन में. तो सर मड यहां तक जाने के बाद क्या नीचे फेल डाउन हो जाएगा? नहीं फेल डाउन होगा. ये मड क्या यहां तक मूव करने के बाद फेल डाउन हो जाएगा? नहीं होगा. मड, ये जो कीचड़ है, ये फॉलो करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को, और जब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो जो इसी डायरेक्शन में परमानेंट मूव करेंगे, और आप बैठे होंगे तो आपके ऊपर पूरा कीचड़ फटाक से चला जाएगा. आप तो गाड़ी के बीच में होते हैं, जो आपकी अगली पहिया है फॉरवर्ड वाली, वो ऐसे घूम कर पीछे आएगी तो अपने साथ मड को भी ले आएगी, और मड उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा, वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा मड, क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करेगा. ना कि आप सोचिए थोड़ा दूर जाने के बाद नीचे आ जाएगा, मतलब जाने के बाद ऐसे गया फिर डायरेक्शन नीचे कर दिया, नहीं करेगा डायरेक्शन नीचे, उसी डायरेक्शन में आगे मूव करेगा, तो आपको गंदा कर देगा, रद्द, स्पॉइल कर देगा. सो वी यूज अ मड गार्ड यहां पर, ताकि ये जो मड है ये इससे स्ट्राइक करके कहां गिर जाए? नीचे गिर जाए. बिल्कुल सेम एक और एग्जांपल भी है. आपने देखा होगा समटाइम्स हम लोग के यहाँ चक्कू कुछ शान धरने वाला आता है, ये लैंग्वेज आमतौर पे यूज करते हैं हम लोग घरों पे. नाइफ को काफी शार्प करते हैं हम लोग, तो होता क्या है, जो मैकेनिक लेकर आता है उसके पास एक मशीन होता है, ठीक है ना, उस मशीन को पैर से चलाता है साइकिल के तरीके, उसमें एक स्वर्लिंग व्हील लगी होती है, एक व्हील होती है स्वर्लिंग, ऐसे ऐसे बहुत तेज वो मूव करती है, बहुत तेज आवाज करता है, स्वर्लिंग व्हील ऐसे मूव करता है, और वो जो शान धरने वाला होता है वो चाकू को, नाइफ को ऐसे करता है, उस पर आवाज यही होती है बिल्कुल एटलीस्ट. तो होता क्या है, वो बहुत तेज से ऐसे 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 स्वर्लिंग व्हील बहुत तेज से ऐसे 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 मूव कर रही है, और ऐसे करते हैं हम लोग. तो जब इससे फ्रिक्शन होता है नाइफ और स्वर्लिंग व्हील के भी, तो स्पार्क होता है. तो जब व्हील ऐसे ऐसे होने के बाद जब व्हील नीचे आती है तो उसके साथ स्पार्क भी नीचे आता है, और स्पार्क ऐसा नहीं है कि नीचे आने के बाद यहां से ऐसे गिर जाता है, नहीं, उसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, वो पूरा पीछे तक जाएगा, और पीछे जो बैठा होता है उसको कभी कभी जला देता है. तो क्यों पीछे गया वो बहुत तेजी से क्यों स्पार्क पीछे गया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ऐसा नहीं थोड़ी दूर जाने के बाद नीचे गिर गया, नो, उसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो पूरा उसी डायरेक्शन में जाएगा पूरा. ऐसा नहीं है कि जो है ऐसे व्हील मूव कर रही है, ऐसा नहीं है कि इतना दूर गया फिर नीचे गिर गया, नहीं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में स्पार्क पूरा पीछे तक जाएगा. समझ गए?